keep on studying, keep on watching the lectures. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। यू मे गिव मी अ डायरेक्ट कॉल एज वेल, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 to you people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a brand new lecture on grammar. बेटा, जैसा कि मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको जो ग्रामर सिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल स्क्रैच से होगी। अगर एक बिल्कुल न्यू लर्नर, किसी भी टाइप का कोई बच्चा जिसे सिर्फ अल्फाबेट आते हो, इतना हो, हालांकि आज मैं वो भी बताने जा रहा हूँ, वो भी इसको सीख सकता है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के साथ साथ ये टीचर्स के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। अगर वो फॉलो करना चाहे, इफ दे लाइक, तो एक स्टैंडर्ड तरीका उनको भी मिल सकता है एंड दे कैन गेट सक्सेस एंड दे कैन अर्न अ लॉट। तो मेरा जो फोकस है, हम पहले ही इस चैनल से हम ये देख रहे हैं कि लोगों को पैसे कमाने का किस तरह से तरीका बताया जा सकता है और उनको हम असिस्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज यू मे से it is an international as well as inevitable language of the world. तो इससे पैसे कमाना डेफिनेटली बहुत आसान है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो हम चलते हैं बेटा, आज हम ग्रामर की डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे। ये देखिए बेटा, इट्स गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 2। आज मैं ये देखिए ग्रामर, और ग्रामर के लिए मैंने एक साइन ऑफ इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज ग्रामर, कि ग्रामर क्या होती है। बेटा, हमने जितने ही जाना है तो हमें पहले पता तो होना चाहिए हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये उस डेस्टिनेशन को क्लियर करती है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ इस ग्रामर की। लुक एट दिस, कीनली इसको देखिएगा बेटा। द स्टडी ऑफ द क्लासेस ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के मुख्तलिफ तबकात का ये मुतालिया होता है। Their inflections, ये उनका झुकाव, किसी चीज का बेंड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसे इन्फ्लेक्शंस कहते हैं। उनका इन्फ्लेक्शंस, देयर फंक्शंस, उन अल्फाज का, देखिए डिफरेंट वर्ड डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। एंड रिलेशंस, और उनके आपस में जो आपसी ताल्लुकात होते हैं। एक वर्ड नाउन है, एक एडजेक्टिव है, अगर एक वर्ब है तो उसके साथ एडवर्ब आएगा, कोई आर्टिकल होता है, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, उनके डिफरेंट जेंडर्स हैं, केसेस हैं, वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है। द स्टडी ऑफ द क्लासेस ऑफ वर्ड्स, देयर इन्फ्लेक्शंस, देयर फंक्शंस एंड रिलेशंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ग्रामर। Have a look at this. The study of the classes of words, their inflections, their functions and relations in the sentence is called grammar. So let me explain inflection. So some of the students would be in a mess that what is this word, because it might be a new word for you people. Look at this. मैंने बताया ये कि झुकाव को कहते हैं, बेंड को कहते हैं, और एक मतलब ऐसे इसका गर्गान भी निकलता है कि राइट नाउ हम इसकी चेंज, जिस तरह ये सेंटेंस के अंदर ट्विस्ट लेता है, सेंटेंस ट्विस्ट लेता है, उसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेक्शन, द चेंज ऑफ फॉर्म दैट वर्ड्स अंडरगो, जो लफ्ज के अंदर उसकी हैयत में, उसकी फॉर्म में, उसकी शक्ल में जो तब्दीली आती है। एक वर्ड एक जगह पर नाउन का काम दे रहा है, वही वर्ड किसी जगह पे एडजेक्टिव का काम दे रहा है। एक अब इसमें देखते हैं, अगर उसकी काइंड्स आ जाती है, अगर एडवर्ब है तो एक ही वर्ड किसी जगह पर एडवर्ब की एक काइंड के साथ एडजस्ट किया जाता है, तो एक सिमिलर वर्ड दूसरी उसकी किस्म को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो हमने देखना ये जो वर्ड्स के अंदर तब्दीली आती है, अल्फाज वही है, मतलब बदल गए, अल्फाज वही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टू को ले लेता हूं, ये प्रेपोजिशन भी होती है और ये इंफिनिटिव भी है।
अब डिपेंड करता है इसका यूज कहां पर किया गया है। द चेंज ऑफ फॉर्म, अब यहां पर जो इसको ये, अब बताइए गौर कीजिए वेदर इट्स प्रेपोजिशन और इंफिनिटिव। यस, इंफिनिटिव, क्योंकि जब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो आपने ये देख लेना कि ये इंफिनिटिव यूज हुआ है। द चेंज ऑफ फॉर्म दैट वर्ड्स अंडरगो, अल्फाज जिस तब्दीली में से गुजरते हैं, टू मेक सच डिस्टिंक्शंस, ये डिस्टिंक्शंस, ये क्लैरिटीज करने के लिए, ये तफरीक करने के लिए, इस चीज को का फर्क वाज़ेह करने के लिए, एज दोज ऑफ, तो किस तरह की चेंजेस आती है इन द फॉर्म ऑफ केस, कि ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है या ये उसका पजेसिव केस है या एक्यूजेटिव केस में है, ये उसके केस को भी डिस्क्राइब करता है। जेंडर, whether it's masculine और feminine, नंबर सिंगुलर और प्लूरल, टेंस कौन से टेंस में बात हो रही है, पर्सन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन में बात हो रही है, मूड और वॉइस, इट्स जस्ट मूड और वॉइस कि जो बोल स्पीकर जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो कैसा है। अब इन्फ्लिक्शन इनफैक्ट अप एंड डाउन सेंटेंस के अंदर जो एक अपवर्ड और डाउनवर्ड जो एक चेंज आती है उसको इन्फ्लिक्शन बोला जाता है। अच्छा बेटा, आपने ये डेफिनेशन देखी, आमतौर पर जो कॉमन डेफिनेशन है, इसको आसानी से समझाने के लिए मैं इसको कुछ इन अल्फाज में ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, आपने गौर करना है इस डेफिनेशन के ऊपर। तो इट डजंट मीन कि वो डेफिनेशन गलत है, वो बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मैं आसान सी एक डेफिनेशन इसमें से आपको स्क्वीज आउट करके दे दी। द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा सेट विच हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है, विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस, एक सही फिक्रा बना। Look at this better. The set of rules and regulations which help us to make a correct sentence. बस एक सही फिक्रा बना लिया तो ग्रामर आ जाएगी। क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल आपके जहन में ये क्वेश्चन कि सिर्फ एक सेंटेंस हमने बना लिया तो सारी ग्रामर आ गई। बेटा यहाँ पर जब ऐसी सूरत होती है, जब आ का वर्ड यूज किया जाता है, इससे मुराद होता है एनी, कोई भी, यानी कोई भी करेक्ट सेंटेंस बनाने में जो हमारी मदद करता है, वो रूल्स और रेगुलेशंस का जो सेट है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। हम उसे ग्रामर, अब हमने ये सीखना है कि अगर सपोज एक सेंटेंस यानी कोई सेंटेंस करेक्ट, अब हम ले रहे हैं एक सेंटेंस है, वो उसमें लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, एक में मॉडल वर्ब यूज हुआ है, एक प्रेजेंट सिंपल से है, एक पास्ट परफेक्ट से है, एक कंडीशनल है, किसी में कंजंक्शन अनटिल या अनलेस है, किसी में लेस का यूज किया गया है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपल है। अब हर सेंटेंस हम सही बनाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें थारोली जाना पड़ता है। हर सेंटेंस की केमिस्ट्री है, हर सेंटेंस अपने अंदर एक फिलॉसफी रखता है, हमने उसको हर सेंटेंस को सही बनाते जाना है। इस तरह से हम डिस्कोर्स की जो हमारी अल्टीमेट फाइनल जो हम अचीवमेंट चाहते हैं वो हमें मिलेगी। ग्रामर हमें हर सेंटेंस सही बनाने में मदद करता है। अच्छा बेटा, अगर एक सेंटेंस को हम एक ले लें तो इसका मतलब ये भी आप ले लें कि एक से मुराद हर एक, जो भी सेंटेंस हम कर रहे हैं, हर एक सेंटेंस। अब देखें, जो बॉडी का, अब ह्यूमन बॉडी को ले रहे हैं, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल, एक सेल। तो क्या सिर्फ एक सेल होता है इंसान में? बेटा इन्यूमरेबल सेल्स होते हैं। इसी तरह से ग्रामर का जो बेसिक यूनिट होता है वो एक सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस पे दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर काउंटलेस सेंटेंसेस जब मिलते हैं तो फिर तहरीर बनती है। अब हम आगे चलते हैं। जो इंग्लिश हायरार्की मैंने कल आपको बताई थी, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड डिस्कोर्स। आज उसमें से सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है बेटा अल्फाबेट और लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। बेटा अल्फाबेट जो है, इसको कभी अल्फाबेट्स नहीं कहना, इट्स इनकरेक्ट।
इसका प्लूरल एस लगा के नहीं बनता। अगर या तो आप इसे अल्फाबेट कह लें, हरूफे तहजी इसका मतलब है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे या मेरा स्टूडेंट या बच्चा या उसको समझ नहीं आ रही कि मैं सिंगुलर या प्लूरल में बात कर रहा हूं, तो फिर अगर आप प्लूरलिटी ही चाहते हैं तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहां पे गौर करें, अल्फाबेट क्या होते हैं? These are the basic signs of a language. ये किसी भी लैंग्वेज के बेसिक साइंस होते हैं। These are basic signs of a language to express specific sounds. हर जो लेटर है उसकी एक स्पेसिफिक साउंड होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये बेसिक साइंस है। देखिए, these are the basic signs of a language to express specific sounds. ये स्पेसिफिक साउंड देते हैं, इनका किसी का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ एक साउंड पैटर्न को अल्फाबेट कहा जाता है। अब अगर देखें तो इसकी भी टाइप्स है। तो अल्फाबेट जो है, इनको अगर टाइप्स पे हम जाएं तो देयर आर इन टोटल 26 हमारे पास अल्फाबेट है। हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट है विच आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हम इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। टोटल 26 है तो 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है बेटा इसकी, उसको वाउल्स बोलते हैं, और दूसरी जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक का हमारी जो अल्फाबेट की कैटेगरी है वो वाउल्स है, जिसमें आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये वाउल्स में आते हैं। बेटा इसने क्या कोई आपको मतलब दिया? ए, ई ने कोई मतलब दिया, आई, ओ, यू। अब ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द 21 लेटर्स है ये कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। अब लुक एट दैट, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ये बेटा जो 21 लेटर्स है, अगर आप काउंट टोटल करें 21 जो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ये बेटा इसकी 2 टाइप्स हो गई। आपने अब ये देखना कि देखिए लेटर्स ऑफ अल्फाबेट टोटल 26 है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक साइंस है लैंग्वेज के, साउंड पैटर्न को ज़ाहिर करते हैं, एक स्पेसिफिक साउंड देते हैं, बट दे डोंट गिव एनी मीनिंग, इनका कोई मतलब नहीं होता। टोटल 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होते हैं, जिनको आगे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहली जो टाइप है वो है वाउल साउंड, और सेकंड है कॉन्सोनेंट। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मैंने आपके सामने बोल दिया। अब बेटा हम दूसरे हम अपने स्टेप पे आते हैं, दैट इज द वर्ड। वर्ड की बेटा डेफिनेशन को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ मीनिंगफुल combination of different letters of alphabet is called a word. मुख्तलिफ हरूफे तहजी का एक बामानी एक रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन होता है, जो इम्तजाज होता है, उसको वर्ड कहा जाता है। तो क्या इसमें मीनिंगलेस कॉम्बिनेशंस भी होते हैं? यस, होते हैं। दोबारा ध्यान में रखिएगा बेटा, वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल combination of different letters of alphabet, that is called word. तो अब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन और मीनिंगलेस में हम जरा डिफरेंस देखते हैं। मैंने आपके सामने बेटा ये देखे कुछ मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन लिखे हैं। ये जरा गौर करें, O G D, does it give any meaning? No, not at all. Look at this, L O G L C E. Every letter gives its correct sound. देखिए हर जो लेटर है अपनी सही साउंड दे रहा है, but it is not giving any true meaning. Look at this, I
T-Y-C. Does it give any meaning? No. E-L-A-T-U-T-E-N-R. I took a longer word just for your practice. अब अगर हम इनमें देखें, इन चारों के अंदर अगर हम देखें, तो ये मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन है. OGT, LOGLCE, ITYC, ELATUTENR. ये मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन है. अब इसको मीनिंगफुल कैसे बनाना है? तो क्या चीज आप इसको मीनिंगफुल बनाते हैं. आप बेटा बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप पहुंच चुके होंगे इनसे क्या अल्फाज बनते हैं. तो हम पहला बेटा इसके साथ वर्ड बनाते हैं. तो ये है बेटा डॉग. डॉग. दूसरा हम किधर आते हैं, गौर कीजिएगा, कॉलेज. तीसरा सिटी. चौथा रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का बेटा मतलब होता है अनविलिंग. रिलक्टेंट होता है जो किसी काम करने पे आमादा ना हो, राजी ना हो, अनविलिंग हो. अब ये देखिए, यहां पर हमने अल्फाज को ऐसे फेंका, कैनवस पे आपने रंग फेंक दिए, हमें क्या पता क्या उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कह दिया गया. वो जिसको समझ आती होगी उसको ही आती होगी, हर एक को नहीं आती. अब ये मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन है. वर्ड लेटर्स तो है लेकिन तरतीब से नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस है. इस वजह से ये कोई अपना मतलब नहीं देते. जब ये मीनिंगफुल हो जाते हैं, मीनिंगफुल वे में आते हैं, तो डॉग ने अपना मतलब दिया, कॉलेज ने अपना मतलब दिया, सिटी ने अपना मतलब दिया, रिलक्टेंट ने अपना मतलब दिया. बेटा इस तरह से आप काफी सारे कुछ ऐसे ले जहन में आप अल्फाज लें, आप उनके जो लेटर्स हैं उनको, उनकी तरतीब को डिसऑर्डर फॉर्म में लिखे, फिर उसको ऑर्डरली फॉर्म में लेके आए, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होगी अपने आप को ये परखने के लिए वेदर आई कैन असेस व्हाट दिस वर्ड इज. और बेटा ये चीजें जो होती है ये एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, और ये आमतौर पर साइकोलॉजिकल एग्जाम्स होते हैं जब जो कमीशन ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, जो पीएमएस के यानी प्रोविंशियल लेवल के जो एग्जाम उनके लिए जाना चाहते हैं, जो फेडरल लेवल के या बहुत बड़े एग्जाम कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए लाइक सीएसएस के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है इसमें उस तरह के वर्ड दिए होते हैं, जंबल्ड वर्ड्स होते हैं. तो जो आईएसपी के अंदर होता है मेन पोर्शन इसी का ही होता है. ये चीज आपको इंग्लिश जो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है. अगर आप तेजी से, आपके पास वहां पर 5 सेकंड्स होंगे, सो मे बी 5 or 6 सेकंड, आपने उसको पिक करना और वर्ड बताना है. तो बेटा ये प्रैक्टिस के साथ आएगा. यहां तक बेटा मैंने आज आपको ग्रामर बताया, फिर मैंने अल्फाबेट और लेटर्स ऑफ अल्फाबेट उसकी डेफिनेशन बताई, फिर मैंने उसकी कैटेगरीज बताई, उनकी दोनों टाइप, फिर उसके आगे हमने अल्फाज लिखे, वर्ड के ऊपर बताया, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, फिर मैंने मीनिंगलेस से मीनिंगफुल वर्ड बना के आपको दिए. बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेज एंड इट्स टाइप्स और क्लॉज एंड इट्स टाइप्स. इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इन दो जो हमारी हायरार्की में आ रहे हैं, इन दो जो हमारे पास हायरार्किकल जो स्टेप्स हैं, फ्रेज और क्लॉज, मैं इनकी एलैबोरेशन चाहूंगा. बेटा दे आर वेरी नॉर्मली बीन कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट. मैं जिसको जितना आसान हो सका आपके लिए बनाकर साथ एक्सरसाइज भी करवाऊंगा. टिल देन बेटा please remember me in your prayer with this belief that you are the ultimate part of my best prayers. I'm in dire need of your prayers. Stay blessed. Stay at your homes. Keep on studying. Keep on watching the lectures. Please इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो प्रॉब्लम आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। यू मे गिव मी अ डायरेक्ट कॉल एज वेल। So I'm always available 24/7 to you people. Till then, beta, stay blessed. Allah Hafiz.